Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 5th, continuation of work energy power chapter. Today we are going to discuss about potential energy of spring, या इसको दूसरे टर्म में हम बोले तो वर्क डन बाय स्प्रिंग. तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले या ये बेसिकली डिस्कस करने से पहले जस्ट आई डिस्कस समथिंग व्हिच वी हैव डन बिफोर. तो उसमें से एक टर्म है कंजर्वेटिव फोर्स. तो अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन अगर होता है तो इट इज पाथ इंडिपेंडेंट. मतलब आप कोई भी पाथ फॉलो करो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वर्क डन जो रहेगा वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन. मतलब इनिशियल पोजीशन आपको पता है, फाइनल पोजीशन पता है, तो आप इस पाथ को फॉलो करो या इस पाथ को फॉलो करो या इस पाथ को फॉलो करो तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. तो इट इज वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड. सो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड. ये पहला पॉइंट हो गया. तो यहां पे हमारे पास क्या है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने ना डेरिवेशन करके देखा है. आज जो हमारा टॉपिक है वो स्प्रिंग फोर्स है ना. एज यू कैन सी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग. तो आज हम ना स्प्रिंग के ऊपर फोकस करेंगे. तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है. इसका मतलब क्या होगा, ये भी पाथ इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है. जो दूसरा हमने कंजर्वेटिव फोर्स में डिस्कस किया था वो ये था कि फॉर एनी क्लोज पाथ के लिए जो वर्क डन की वैल्यू होगी जीरो होगी. तो वर्क डन इज जीरो फॉर क्लोज पाथ. सो उसके लिए भी हमने डिस्कस किया था कि मतलब पोटेंशियल एनर्जी आप इमेजिन कर लो ना कि एक सर्टेन हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन उस हाइट से भी मतलब ऑलरेडी इसके पास एनर्जी है, मान लो ऐसा. अब वहां से आपने ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट तक लेके गए तो वापस से एनर्जी स्टोर हुआ. नाउ यू ब्रिंग इट बैक टू द सेम पोजीशन. सो हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड फॉर दिस कंप्लीट वर्क. तो ये एक क्लोज लूप है. तो जितना एनर्जी उसने गेन किया जब नीचे आ गया उतनी पूरी एनर्जी का लॉस भी हो गया. तो ओवरऑल एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई. समझ में आई ये बात. तो बेसिकली ना जो क्लोज लूप के लिए एनर्जी होता है दैट इज व्हाट, जीरो. या वर्क डन जो होगा जीरो होगा. समझ में आया. मतलब फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस हो सकता है उसके पहले किसी ने वर्क किया होगा, वी आर नॉट कंसिडर दैट एनर्जी. मतलब जहां से आपने उसको मूव किया है अभी कितनी एनर्जी है वो कंडीशन आप कंसिडर कर लो. आप कहीं पे मूव करके लेके जाते हो, अगेन यू ब्रिंग इट बैक टू द सेम पोजीशन. सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो वर्क डन रहेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी. समझ में आ रहा है. और उसके पहले एनर्जी स्टोर होगा, हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे. मींस द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर द क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो. तो यहां पे भी सेम क्राइटेरिया होगा. समझ में आ रहा है. अब हमें क्या करना है कि कुछ चीजें है ना जो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं. देखो अगर हम ना पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो इफ यू आर टॉकिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉडी ओनली व्हेन द बॉडी इज टेकन अप टू सर्टेन हाइट. मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक लेके जाते हो तभी पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगा, वरना आपको पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेगा. वैसा नहीं है. देखो पोटेंशियल एनर्जी ना आपको अलग अलग फॉर्मेट में भी मिल सकता है. फॉर एग्जाम्पल बो एंड एरो के केस में. सो अगर आपने ना अगर मैं स्ट्रिंग को पीछे खींच रहा हूं तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, आई एम स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी. जब मैं रिलीज करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी यूज हो रहा है. समझ में आ रहा है. स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करो, द मोमेंट यू रिलीज कंप्रेस होगा. आज स्प्रिंग को कंप्रेस करो, द मोमेंट यू रिलीज वो क्या होगा, एक्सटेंड होगा. मतलब वो उसका एक्सटेंशन होगा. सो बेसिकली आपको समझना यह है कि जहां जहां पे भी आपको ना कंजर्वेटिव फोर्सेस दिख रहे हैं उस जगह पे जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो वो वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा. कंजर्वेटिव फोर्सेस जब भी वर्क करेंगे ना तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा. फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसिडर किया तो सपोज दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है. इस ऑब्जेक्ट को जैसे मैं रेज कर रहा हूं तो क्या होगा, आई एम डूइंग वर्क विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन. मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स आई एम डूइंग वर्क. मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये वर्क है. सो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का टर्म में अगर वर्क होगा तो ये क्या करेगा, इट इज गेनिंग एनर्जी. कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. अंडरस्टूड. आप जितने हाइट पे लेके जाओ उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, गेन होगा. सो दिस द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स यू कैन से. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब वर्क करेगा तो जो वो वर्क की वैल्यू होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, mgh हो गया. अब अगर स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स जो है ना वो अपने टर्म में एनर्जी स्टोर करेगा. तो स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते हो, समझ में आ रहा है, आप स्ट्रेच कर रहे हो मतलब ना स्ट्रेच करने के बाद मोमेंट यू रिलीज व्हाट विल हैपन, इट विल ट्राई टू कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन. मतलब आपने उस पर भी वर्क किया है, आपने उसके अंदर भी एनर्जी क्या किया, स्टोर किया. कैसे पता चलता है कि उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मान लो ऐसे आप फोर्स लगा रहे हो, ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो. फोर्स लगाते टाइम आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे लेके जाओ,
और ना लगाने के बाद ना आप उस ऑब्जेक्ट को वहां पे ना स्टेशनरी रख के आप फोर्स को हटा लो, तो दैट ऑब्जेक्ट विल रिमेन देयर। समझ में आ रहा है? लेकिन आप समझोगे ना पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता चलेगा कि आप ना ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट पे लेके गए, ठीक है। अब यहां पे ले जाके ना अब आप फोर्स को अप्लाई मत करो, अब आप बॉडी को क्या करो, रिलीज कर दो। अब बॉडी को रिलीज करोगे तो विल द बॉडी रिमेन टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो बॉडी उस जगह पे नहीं रहेगा, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। इसका मतलब क्या था कि हमने बॉडी के अंदर वॉक डन करके एनर्जी स्टोर किया था। समझ में आया? अब ये बो एंड एरो के केस में भी देख लो कि अगर मैंने इसको यहां पे किया, ठीक है, और अब मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करके मैंने क्या किया, इसके अंदर एनर्जी स्टोर किया, मतलब आई डिड वर्क बट दैट वर्क डन इज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या करेगा, वर्क डन एनर्जी को स्टोर करेगा। सो वर्क डन के थ्रू मैंने पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर किया। अब वो मुझे कैसे पता चलेगा, द मोमेंट आई रिलीज वो क्या करेगा, मूव करेगा। मतलब वो क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड। समझ में आ रही बात? तो ये पॉइंट हमको अब तक जो मैं बात बता रहा हूं उसमें मुझे बस इतना बताना है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स अभी वर्क करेंगे तो वो वर्क क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। सो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है जो ना बाद में आपको उसका इफेक्ट दिखाई देगा। देन यू कैन सी ना, बो एंड एरो का केस ले लो आप, या किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट पर को यू रिलीज, यू कैन सी द इफेक्ट एंड ऑल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। सो इन चीजों को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना 12th में है तो इसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स वी हैव डन, स्प्रिंग फोर्स अभी हमारा टॉपिक है तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दीस टू टर्म ओनली। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम 12th में कर लेंगे, ठीक है। सो अब अगर ये पॉइंट पे हमने कंसिडर किया तो ये क्या कह रहे हैं कि चलो ठीक है, हमने इमेजिन कर लिया कि ये आपका स्प्रिंग, ये नॉर्मल पोजीशन है, ये नॉर्मल पोजीशन है। अब मेरा अजम्पशन है कि ना इस टाइम पे ना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ भी नहीं, मतलब ये 0 है, ठीक है। इसको अगर ना मैं थोड़ा और साइंटिफिकली अगर मैं देखूंगा तो इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन, बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। अब क्या होता है ना, ब्लॉक को हमने कंप्रेस कर दिया, मतलब ये आप ना इसको ऐसे कंप्रेस कर रहे हो, ये जो ब्लॉक है उसका मास है उसको आप कंप्रेस करो, मतलब यू आर ट्राइंग टू कंप्रेस द स्प्रिंग। आपने ना स्प्रिंग को किधर क्या, आप इस डायरेक्शन में क्या करते हो, उसको आपने कंप्रेस किया, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बराबर। ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, आपने स्प्रिंग को, ये ब्लॉक को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। समझ में आया? तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप उसको रिलीज करोगे तो क्या होगा, द मोमेंट यू रिलीज, जैसे आप इसको रिलीज करोगे ना, ये ऑब्जेक्ट ना इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। क्यों? क्योंकि ना स्प्रिंग चाहता है ये रीस्टोर होकर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। इसको रीस्टोरिंग फोर्स इसीलिए बोलते हैं ना, स्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स, या आप इसको एफएस है तो स्प्रिंग फोर्स भी बोल सकते हो। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स होता है ना, और रीस्टोरिंग फोर्स भी हो सकता है। समझा? स्प्रिंग फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। समझ में? तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, इट विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, है ना, जो उसका मीन पोजीशन वहां पे लाने की कोशिश करेगा। तो आप देख सकते हो कि जो स्प्रिंग फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इस केस में ले लेते हैं, आपने यहां पे क्या स्ट्रेच किया है, तो अब ये हो गया ना, ये डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, बराबर। लेकिन जैसे आप इसको रिलीज करोगे क्या होगा, ये ब्लॉक ना वापस से पीछे आने की कोशिश करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि आपने ऐसा स्ट्रेच किया है, स्प्रिंग उसको ना अपनी जगह पे वापस लाने की कोशिश करेगा। समझ में आया? एक और पॉइंट जो हमको इसमें देखना है वो ये समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा आप करोगे ना, जितना ज्यादा आप डिस्प्लेसमेंट करोगे, मतलब रिलीज करोगे, उतनी ज्यादा फोर्स से क्या होगा, वो अंदर की तरफ आएगा, या जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे उतनी ज्यादा फोर्स क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो मोर द डिस्प्लेसमेंट मोर द फोर्स विल हैव। कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स विल बी मोर। तो अब आपका ये अजम्पशन आ गया कि चलो ठीक है, हमने क्या किया, फोर्स को कंसिडर करें तो ये हो गया स्प्रिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ये एक्स हो गया। यहाँ पे माइनस साइन आप अभी इंडिकेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप बाद में भी कर सकते हो तो भी चलेगा। आपको मोस्टली कभी कभी यहाँ पे ना डायरेक्टली सिर्फ एक्स लिया हुआ है, इन्होंने क्या मैग्नीट्यूड के टर्म में वैल्यूज लिया हुआ है। माइनस साइन ना जब भी प्रोपोर्शनल को इक्वल टू लेंगे तभी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, आप अभी भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम ना रीस्टोरिंग फोर्स कंसिडर करेंगे अभी से। तो अब जो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगा, इक्वल टू, यहाँ पे आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, कांस्टेंट के लिया हमने, ये एक्स है और ये माइनस साइन। तो ये जो के है ना, के को हम क्या बोलेंगे, के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? या इसको हम ना फोर्स कांस्टेंट भी पढ़ते हैं, इसको हम फोर्स कांस्टेंट भी पढ़ते हैं, ठीक है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फोर्स कांस्टेंट आल्सो। समझ में आया? ये हो गया आपका पॉइंट 1, इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या कह रहे हैं, वर्क डन की अगर आप वैल्यू कंसिडर कर रहे हो तो आप क्या करते हो ना, स्प्रिंग को आपने क्या किया, कंप्रेस किया। तो अब ना टोटल एक्स तक आप इमेजिन होगा, आप इमेजिन करो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आपने देखा, यू हैव कंप्रेस्ड अ वेरी लिटिल अमाउंट और यू हैव स्ट्रेच्ड इट बाय अ वेरी लिटिल अमाउंट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप ना देखो, जनरल फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे फोर्स कौन होगा, स्प्रिंग फोर्स की वजह से है।
तो स्प्रिंग फोर्स के वजह से जो भी है, हमने डिस्प्लेसमेंट का जो भी कंसिडर किया, तो ये बोल रहे हैं कि आप मान लो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो यहां पे ना एक्चुअल में टोटल डिस्प्लेसमेंट हम इमेजिन करें एक्स है, बट आप मान लो उसका थोड़ा सा पार्ट अगर मैं लेता हूं तो वैल्यू रहेगा डीएक्स। और इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल ये स्प्रिंग फोर्स यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस कंडीशन, तो जो वर्क डन की वैल्यू भी होगी क्या होगा, डीडब्ल्यू होगा। ठीक है, सो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, लेट डीडब्ल्यू बी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, या आपको कंसिडर करना तो रीस्टोरिंग फोर्स एफ एस थ्रू डिस्प्लेसमेंट डीएक्स। ठीक है, तो डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के थ्रू क्या करेगा, ये डीडब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क करेगा स्प्रिंग फोर्स। तो ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ये पॉइंट आप याद रखना। सो डीडब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ये स्प्रिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स आपने ले लिया, इनटू क्या होगा, ये डीएक्स हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पे हमें वैल्यूज पुट करनी है किसकी, अब हम ना स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी आप पुट कर दो, किसको पुट कर दिया आपने, सो पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड व्हाट डू वी गेट, आपको मिलेगा वर्क डन इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, ये ना हम वर्क डन को डिराइव कर रहे हैं, वो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बताया था आपको कि कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जो वर्क डन होगा दैट इज इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। जो भी वर्क डन होगा वो क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेगा। मतलब जितना ज्यादा मैं हाइट पे लेके जा रहा हूं, मतलब आई एम डूइंग मोर वर्क मींस मोर पोटेंशियल एनर्जी आई एम स्टोरिंग। और ना बो एंड एरो के केस में जितना ही मैं ना स्ट्रिंग को मैं पीछे खींच रहा हूं, मतलब मोर आई डू वर्क मोर एनर्जी आई स्टोर। तो बेसिकली इस केसेस में क्या, इन केसेस में क्या होगा कि हमें ना वर्क डन फाइंड आउट करना। वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना हमने पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम में स्टोर किया है। तो इसके लिए हम वर्क डन इसमें फाइंड आउट करें। तो ये वर्क डन हो गया, वर्क डन। तो ये एफ एस की वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया माइनस के एक्स, करेक्ट। यहां पे वैल्यू ना एफ एस का वैल्यू क्या हो गया, माइनस के एक्स, और इनटू क्या हो गया, ये डीएक्स हो गया। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या बोल रहे हैं कि ये ना आपको टोटल वर्क डन निकालना, मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। तो क्या करना, आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको। तो हम बोल रहे हैं इंटीग्रेट, हमने क्या कहा, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 3। अब मैं यहां पे लिमिट ले लो कि मान लो स्टार्टिंग में ना जहां से देखो मीन पोजीशन से ना कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये वो वैल्यू होगा, मतलब यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ। मान लो ये वैल्यू जो डिस्प्लेस हुआ है x1 होगा, उसके आगे और भी डिस्प्लेस कर सकते हो आप कंप्रेशन के फॉर्म में और एक्सटेंशन के फॉर्म में, जैसे आपको करना है इलोंगेशन कंप्रेशन जो भी होगा। ठीक है, तो ये होगा फ्रॉम x1, या आप ले लो xi टू xf, ये बेटर ऑप्शन होगा xi टू xf। ठीक है, तो अभी होगा हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसको, डीडब्ल्यू को इंटीग्रेट करें साइड में, एंड राइट साइड में उसको इंटीग्रेट करें, माइनस के एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट करें, और यहां पे लिमिट क्या है, xi टू xf है। पॉइंट समझ में आया। अभी क्या बोल रहे हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम ध्यान देते हैं तो डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन विल बी w, गॉट इट। और उसके बाद माइनस के को हम बाहर ले लेंगे। अब यहां पे क्या होगा, लिमिट xi टू xf, आप उसको इंटीग्रेट करोगे, अभी x को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब ना माइनस के को हमने यही रखा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का, इसका पावर हो गया 1। अब इंटीग्रेशन का रूल आपको पता होगा ना, अगर x रेज टू n का अगर मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, x रेज टू पावर की वैल्यू 1 से ऐड हो गया, और वही पावर का वैल्यू क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहां पे x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, और 2 क्या आएगा, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। तो ये क्या होगा, xi हो गया, और ये वैल्यू हो गया xf। तो अब यहां पे क्या होगा, हमको मिला है वर्क डन, बराबर। तो यहां पे वर्क डन का वैल्यू होगा माइनस के हो गया। अब ब्रैकेट में इनकी वैल्यू रख दो, तो xf की वैल्यू, x की जगह xf की वैल्यू रख दिया आपने, तो xf रेज टू 2/2 हो गया, माइनस, क्लियर। दूसरा वैल्यू क्या होगा, x की जगह पे आप xi की वैल्यू रख दो, तो ये बीच में माइनस साइन आ जाएगा ना, जब f की वैल्यू मतलब अपर लिमिट का वैल्यू रखा आपने माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू, तो ये क्या होगा, xi ये स्क्वायर अपन क्या होगा, ये 2 हो गया। समझ में आई बात। तो ये जो है ना पर्टिकुलर टर्म, इस पे ना मुझे फोकस करने की जरूरत है, बट अभी फिलहाल इसको और भी एक्सटेंड कर लेते हैं। k की वैल्यू को आप अंदर ले लो, यू टेक k का वैल्यू इनसाइड। तो जो वर्क डन की वैल्यू हो गई वो क्या होगा, माइनस, यहां पे क्या होगा, ये ब्रैकेट में आप ले लेते हो माइनस, ये हो गया हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस है ना हाफ, और फिर ये क्या होगा, यहां पे हाफ हो गया के एक्स आई स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे हम आएंगे। तो अब ये वाला पार्ट मैं रब कर देता हूं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कंजर्वेटिव फोर्सेस कितने हैं। ठीक है, जो हम मेनली डिस्कस करें, मैं उन कंजर्वेटिव फोर्सेस को फोकस कर रहा हूं, बाकी चीजों से हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या किया इन्होंने कि अब बोले माइनस की वैल्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगा, ये हो गया, ये वैल्यू माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू प्लस हो जाएगा। तो पहले मैं प्लस वैल्यू लिख देता हूं, तो ये हाफ हो गया के एक्स आई स्क्वायर हो गया
माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। मतलब ये क्या होगा ना, इनिशियल जो ये होगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये एक हिसाब से ये पोटेंशियल एनर्जी ही हो गया उसके अंदर, या ये इनिशियल वर्क डन माइनस फाइनल वर्क डन। जनरली तो होता है फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन ना, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि मान लो ना ये वाले टर्म को अगर मैं लूं तो ये आपका ना फाइनल डेरिवेशन हो गया, समझ में आ रहा है, ये आपका फाइनल डेरिवेशन होगा। अब ये क्या, अगर आपको इक्वेशन नंबर देना है तो आप इसको ले लो, इक्वेशन नंबर 4 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लो, ठीक है। अब मैं इक्वेशन नंबर 4 पे फोकस कर रहा हूं, 4 पे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से क्या पता चला, ये वर्क डन है। तो जनरली हम ना पोटेंशियल एनर्जी अगर लेते हैं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारा अजम्पशन है कि लो है, आपने उसके ऊपर वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी इमेजिन इज ग्रेटर देन द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फाइनल वर्क डन इज ग्रेटर देन द इनिशियल वर्क डन, करेक्ट ना। ऐसा ही ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा वर्क किया, थोड़ा और वर्क कर दिया, बराबर। तो जो स्टार्टिंग में जो वर्क डन होगा दैट विल बी लेस इन कंपेयर टू व्हाट फाइनल वन। तो इनिशियल वर्क डन इज लेस देन फाइनल वर्क डन। तो यहां पे है फाइनल माइनस इनिशियल, समझ में आ रहा है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये जो वैल्यू है ना, ये कुछ नहीं बल्कि पोटेंशियल एनर्जी है। ये जो वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं यहां पे जो वर्क डन होगा ना, ये माइनस होगा, क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ रहा है। ये पॉइंट को आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये जो वर्क डन है ये माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये एक हिसाब से ना वर्क डन हो गया है, आप उसको पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करो। कभी होगा ना डायरेक्टली अगर आपको पूछा ना वर्क डन पूछा है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करो, यानी तो उन्होंने बोला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर, बट वर्क डन पूछा है तो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि स्प्रिंग जब भी वर्क करेगा तो उस टाइम पे जो वर्क डन की वैल्यू होगी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इन्होंने क्या बोला है कि इफ मान लो स्टार्टिंग में इनिशियल पोटेंशियल जो इनिशियल आपने एक्सटेंशन या कंप्रेशन लिया हुआ है उसकी वैल्यू को अगर आप 0 इमेजिन कर लेते हो, तो जो बाद में जो एक्सटेंशन होगा एंड जो फाइनल है उसकी वैल्यू का आप x ले लो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पे होगा वर्क डन इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दिस वैल्यू 0 ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो w इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ना क्वेश्चन ये है कि ये ना नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है ये जो एनर्जी आपने स्टोर किया ना, ये किस फॉर्म में है, ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है, जिस फोर्स की बात हम कर रहे हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, दीज टू विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। यहां पे देखो जो रिस्टोरिंग फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पे क्या रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तब जो एनर्जी स्टोर होगा या वर्क डन होगा दैट विल बी व्हाट, नेगेटिव। समझ में आ रही है बात। तो यहां पे नेगेटिव साइन का मतलब यही होता है कि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करके इन्होंने एनर्जी को क्या क्या स्टोर किया है। और ऐसा भी हो सकता है आपको काफी सारे डेरिवेशंस में या काफी सारे रेफरेंस बुक में यहां पे माइनस साइन नहीं भी यूज करेंगे, कोई इशू नहीं है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उस टाइम पे अपना w इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर यूज करेंगे। कहीं कहीं पे हमको ना इस टर्म पे फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। जब हम न्यूमेरिकल को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे दैट टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वे, क्योंकि ना सडनली अगर मैं माइनस इंट्रोड्यूस कर दूंगा सिस्टम में तो यू विल गेट कंफ्यूज कि ना माइनस साइन कहां से आ गया। तो एक्चुअल में जो स्प्रिंग में वर्क डन होता है वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा उसका अगर नेगेटिव वैल्यू लोगे तो आपको मिलेगा वर्क डन की वैल्यू। समझ में आ रहा है। सो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दीस कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक और चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग है ना, मान लो कि अगर ना स्प्रिंग को आपने ऐसा स्ट्रेच किया, बराबर, जब स्प्रिंग ऐसे जाता है ना तो क्या होता है, देखो स्प्रिंग जब ये ऐसे जाता है तो हो सकता है स्ट्रेट में भी जाए या हो सकता है ना ऑसिलेट होते हुए भी जाए। तो वो स्ट्रेट जा रहा है या ऑसिलेट होके जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब स्प्रिंग यहां से यहां गया है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है या फिक्स्ड है, तो इसका मतलब जो वर्क डन की वैल्यू होगी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। क्यों, क्योंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है और स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। समझ में। अब मान लो कि ना समझो कि स्प्रिंग को आपने यहां तक स्ट्रेच किया है, बराबर, मतलब स्प्रिंग ऑलरेडी यहां तक है, आपने स्ट्रेच यहां तक किया, उसके बाद आपने रिलीज कर दिया तो स्प्रिंग वापस यहां आ गया। तो जब ना आप ना यहां तक ये स्ट्रेच करने के बाद जब वो यहां पे वापस आ जाएगा तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि ये ना क्लोज पाथ हो गया। समझ में आ रहा है।
तो जिस जगह से आपने स्प्रिंग को रिलीज किया, स्प्रिंग अगर उसी जगह पे वापस आ गया तो वर्क डन की वैल्यू को हमें क्या लेना है, 0 लेना है। सो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब इसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो व्हेन वी आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल, तो उसके लिए ना ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमने अब तक समझा है उसके हिसाब से और ये जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा फर्क कभी कभी आ जाता है। मतलब कॉन्सेप्ट तो वही है जो हमने डिस्कस किया है। जैसा भी हमको पता है कि वर्क का फॉर्मूला, देखो मान लो इनिशियल वैल्यू को हमने 0 ले लिया, अगर इनिशियल वैल्यू 0 होगा तो ये हाफ होगा और ये kx² होगा, ठीक है, दिस वी नो, इसमें कोई डाउट नहीं है। बराबर पार्टी वाला पोजीशन एकदम वेरी बिगिनिंग, मतलब कोई वर्क डन नहीं है, ये इक्विलिब्रियम के कंडीशन में यही यहाँ पे इसका नेचुरल पोजीशन है। नेचुरली अगर मैंने स्प्रिंग को ब्लॉक के साथ में अटैच करके रखा है तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा अगर कोई फोर्स वगैरह नहीं लगाते हो। अब क्या होता है ना, कोई बंदा ना फोर्स लगा के इसको यहां तक लेके आ गया, तो जो फोर्स लगा मतलब स्प्रिंग फोर्स कंसिडरेशन में आएगा, मतलब यहां तक लेके आ गया, मतलब इस जगह से आपने शिफ्ट किया यहां तक ना, देखो ये लाइन, मतलब ये जो है इस ऑब्जेक्ट का ये लाइन हो गया, तो आपने ब्लॉक को यहां से शिफ्ट कर दिया। जैसे ये डायग्राम 1 है, डायग्राम 2, डायग्राम 3, मतलब इसी ब्लॉक को मैं यहां पे लेके आ गया, मतलब ये डायग्राम, फिर इसी ब्लॉक को मैं वहां पे आ गया, मतलब मैं स्ट्रेच कर रहा हूं। तो पहले मैंने स्ट्रेच किया उसको x1 तक, है ना, तो फर्स्ट जो है ना स्ट्रेच्ड बाय x1, समझ में आ रहा, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकेंड टाइम स्ट्रेच्ड बाय x2, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मच वर्क इज डन, जब ना x2 के टाइम में कितना वर्क डन हुआ है, व्हाट इज द वर्क डन फॉर x2 वाला टाइम इंटरवल, जब सेकेंड टाइम में आपने स्ट्रेच किया था कितना वर्क डन हुआ है। तो ये ना देखो अभी यहां पे छोटा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लोग क्या करते हैं कि जब भी सेकंड टाइम में कितने का डिस्प्लेसमेंट आया, फर्स्ट टाइम का वर्क डन का मैं निकाल रहा हूं ना, फर्स्ट टाइम का वर्क डन, तो ये होगा वर्क डन इनिशियल, अगर आप मान लो ये वर्क डन इनिशियल होगा, तो जो इनिशियल वर्क डन की वैल्यू है उसको हमने क्या लिखा, हाफ k लिखा, जो एक्सटेंशन की वैल्यू x1 है, कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि लोग ना जब वर्क डन फाइनल निकालते हैं xf की वैल्यू, तो आपने देखा हाफ k, और ना कितना डिस्प्लेसमेंट है, x2 का डिस्प्लेसमेंट है, बराबर ना, सेकंड केस में x1 उसके बाद x2 का डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है स्क्वायर, तो ये जो पर्टिकुलर हमने कॉन्सेप्ट अभी देखा है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू कहां से है, x की वैल्यू, क्योंकि हमारा अजम्पशन ये ना, एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है हमारा, हाफ k x f स्क्वायर माइनस हाफ k x i स्क्वायर, करेक्ट। तो मतलब हमने ना पहले इस वैल्यू को 0 लिया, अच्छा वो माइनस वगैरह साइन पहले आता है, उसके ऊपर नहीं जाने की जरूरत है अपने को, मतलब ये जो वैल्यू है इसको हमने 0 ले लिया है, xi का वैल्यू 0, मतलब इनिशियल जो हम लेते हैं ना, जहां पे रेफरेंस पॉइंट जो है हमारा 0 है, उस टाइम पे हम ये फॉर्मूला लेते हैं, मतलब हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो 0 है, हमको 0 रेफरेंस पॉइंट से लेना है। तो अगर ये मैंने पोजीशन लिया ना, जब आप उसको शिफ्ट करते हो दिस कंडीशन में, तब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है x1, बट अब इसके बाद मैंने एक्सटेंड कर दिया उसको यहां तक, तो आप ना इसके रिस्पेक्ट वाला डिस्टेंस नहीं लोगे, आप किसके साथ रिस्पेक्ट वाला लोगे, 0 के रिस्पेक्ट वाला, मतलब 0 से आपने इसको कितना शिफ्ट किया, तो 0 से आपने उसको शिफ्ट किया है x1 प्लस x2, तो जो W फाइनल होगा उसका वैल्यू होगा हाफ k x1 प्लस x2 रेज टू 2। तो अब जो एक्चुअल वर्क डन अगर मुझे निकालना होगा तो वो क्या होगा, जो वर्क डन आप फाइनल वाला कैलकुलेट किया हो, वर्क डन जो इनिशियल वाला कैलकुलेट किया हो, तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। ये जनरल टर्म है जो हमको समझ आता है, या चलो लिखने के हिसाब से मैं लिख लेता हूं, ये वैल्यू होगा हाफ k x1 प्लस x2 स्क्वायर माइनस हाफ k x1 स्क्वायर। सो नाउ विल सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दीस कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि विदाउट डूइंग न्यूमेरिकल ये चीजें समझना थोड़ा मुश्किल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक ये है कि हमें ना ये समझना है कि कंपल्सरी नहीं कि हर बार ना हमको स्प्रिंग ही मिले, कोई मटेरियल मिल सकता है जिसके अंदर इलास्टिसिटी होगी, लाइक ना रबर है, या नहीं तो ना आपने मेटालिक वायर होता है ना, जैसे ना स्टील हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो वायर को भी अगर आप खींचोगे ना उसके अंदर भी इलास्टिसिटी होती है, तो उसके अंदर भी रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है कंसिडरेशन में। मतलब कोई भी चीज जिसको आपने स्ट्रेच किया है वो थोड़ा सा भी कंप्रेस हो जाएगा। देखो हो सकता है प्रैक्टिकली आपके लिए रियलाइज करना डिफिकल्ट होगा, बट ना ऐसा होता है जब वायर को आप स्ट्रेच करते हो ना तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो यहाँ पे हम ना वायर को यूज करेंगे जो ना आपको रिस्टोरिंग फोर्स की प्रॉपर्टी दिखाएगा। हमने उसका बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, या हमने डिस्कस ही नहीं किया एक हिसाब से देखे तो इसलिए शायद आपको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट नाउ कि अगर आप मेटल को स्ट्रेच करते हो तो उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होंगे। एक और पॉइंट, ये जो है कॉन्सेप्ट ना मेटल में इलास्टिसिटी होता है नहीं होता है, कितना इलास्टिसिटी होता है, किसका इलास्टिसिटी ज्यादा होता है कम होता है, ये सारी चीजें हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर है बुक 2 में
उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल राइट नाउ ना जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप मेटल को स्ट्रेच कर रहे हो या मेटल वायर को स्ट्रेच कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको इन कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, अ लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इंक्रीजेस बाय 0.5 सेंटीमीटर। एक स्टील वायर है, तो ये आप इमेजिन करो, ये रिजिड सपोर्ट हमने ले लिया है, ये वायर है, ठीक है। पहले वायर का पोजीशन ये था, अब ये बोल रहे हैं कि वायर ना 0.5 सेंटीमीटर से स्ट्रेच हो जा रहा है ना। तो ये जैसे क्यों स्ट्रेच होगा, समझो कि ये एक्स की वैल्यू होगी 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स का वैल्यू का 0.5 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिखना तो लिख लो x इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आगे क्या हो गया, ये क्यों स्ट्रेच हो रहा है, व्हेन इट इज लोडेड विद अ वेट ऑफ 5 kg। मतलब पहले यहां था जैसे ए पोजीशन पे, अब ये बी पोजीशन पे आ गया, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, जब ना हम उसको 5 kg लोड से वो करते हैं, तो ये 5 kg जब आपने अटैच किया है उस वायर को, तो वो स्ट्रेच हो रहा है। कितने से स्ट्रेच हो रहा है, 0.5 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या बोला है, कैलकुलेट फोर्स कांस्टेंट। अच्छा, फोर्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले वो देख लेते। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, जो फोर्स होगा इन टर्म्स ऑफ मास है, मतलब मास के हेल्प से हम फोर्स जनरेट करते हैं। क्या होगा, F इज इक्वल टू mg। तो m का वैल्यू कितना है, मास की वैल्यू है 5 और g का वैल्यू इन्होंने 10 दिया है इस क्वेश्चन में। तो जो फोर्स अप्लाइड है इस सिस्टम पे वो है 50 न्यूटन, ठीक है। तो कितना एक्सटेंशन का पता चला, कितना फोर्स लगा है वो पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, कैलकुलेट फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू सेम मतलब k। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बोला इन्होंने, सेकंड क्वेश्चन इज द वर्क डन स्ट्रेचिंग द वायर। वायर को स्ट्रेच करने में कितना वर्क हुआ है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं। अब ना हम पहले k की वैल्यू पर फोकस करते हैं। तो देखो फॉर्मूला जो है ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड के टर्म में लेना आपको, माइनस साइन वगैरह की कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो f इज इक्वल टू kx है, तो ये फॉर्मूले से हमको क्या मिलेगा, k का वैल्यू। तो k का वैल्यू मिलेगा हमको f अपॉन x, क्लियर। अच्छा, इसको अगर अपन ना सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू क्या हुआ ये 10⁻⁻2 है ना मीटर। तो अगर आप उसको डीपली एनालाइज करो तो 5 इंटू 10⁻⁻1 होगा, तो -1 10⁻⁻2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देखोगा 5 इंटू 10⁻⁻3 यूनिट क्या होगा इसका, मीटर हो गया। अच्छा, एक्स का, इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो न्यूटन पर मीटर ना किसका, ये फोर्स कांस्टेंट का या स्प्रिंग कांस्टेंट का आप कंसीडर कर लो। तो अब अगर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं तो k इज इक्वल टू, फोर्स का वैल्यू कितना है, हाउ मच फोर्स वी हैव अप्लाइड 50 न्यूटन। मतलब वी हैव अप्लाइड मतलब ये ब्लॉक कितना अप्लाई करेगा या मास कितना अप्लाई करेगा, 50 न्यूटन। एक्सटेंशन की वैल्यू कितनी है, 5 है इंटू 10⁻⁻3 है। तो 5 को कैंसिल करो तो ये 10 हो जाएगा, तो क्या होगा, ये -3 ऊपर जाएगा, तो 10 एंड 10⁻⁻3 प्लस 3 क्या होगा, 10⁻4 हो गया। तो ये न्यूटन पर मीटर हो गया, करेक्ट। अब हमारे आते हैं पहले पार्ट का आंसर मिल गया हमको। सेकेंड पार्ट क्या, वर्क डन। सो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग और इलास्टिक वायर क्या हो गया, हाफ हो गया, ये k हो गया, x स्क्वायर हो गया, ये हाफ हो गया। k का वैल्यू कितना है बॉस, 10⁻4 है। अभी x की वैल्यू पर फोकस करते हैं। x का वैल्यू क्या, 5 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो चलो अभी समझ लेते हैं। 5 इंटू 5 कितना होगा, 25 हो गया, डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। इंटू 10⁻3 10⁻6 हो गया, और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 10⁻2 हो गया। ये कैंसिलेशन 2 1 जा 2 का, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। तो अब अगर ये मान लो कि ना यहां पे आप एडजस्ट करोगे तो ये 1.25 अगर आप लिखते हो तो 10⁻1 होगा। अब अगर 10⁻1 को बैठा दें तो 0.125 हो गया, और एनर्जी क्या होगा, यूनिट जूल होगा। समझ में आई बात। तो ये चीजें ना बहुत सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट यू नीड टू गिव अ ट्राई टू योरसेल्फ। आप अगर ये न्यूमेरिकल्स करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जरा देख लेते हैं। सो दे आर सेइंग कि potential energy of a spring when stretched through a distance of x is 10 जूल। मतलब ना एक स्प्रिंग है, आप ऐसा इमेजिन कर लेते हो, एक स्प्रिंग है, मतलब मान लो उसका स्टार्टिंग पोजीशन ये रहा होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। अब बोले ना स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है बाय x डिस्टेंस, है ना। तो जब वो x डिस्टेंस से स्ट्रेच किया है तभी वर्क डन की वैल्यू क्या है, ये 0 है। या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू डिस्टेंस x इज 10 जूल। मतलब जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा या जो उसके थ्रू वर्क डन हुआ है उसकी वैल्यू 10 जूल है। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, u के फॉर्म में ले लो या w के फॉर्म में ले लो। जो हमने डेरिवेशन किया था ना यहाँ पे w, तो इसको अपना पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इनिशियल ऐसे ले सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी का नोटेशन हम लेते हैं u से, u इज द नोटेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको अगर कंसिडर करना तो उसको u कंसिडर कर लो या w कंसिडर कर लो, दैट्स अप टू यू। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, बोल रहे हाफ kx स्क्वायर हो गया, फिर
बट हमको जो समझ में आया कि वर्क डन की वैल्यू कितनी है, 10 जूल है, ये होगा इक्वल टू 10 जूल। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये इंफॉर्मेशन हमें काम आएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सेम स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस x। मतलब बोल रहे हैं आप इसी स्प्रिंग को ना यहाँ पे ये सेम स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, एडिशनल डिस्टेंस x से क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, एडिशनल डिस्टेंस x से स्ट्रेच कर दिया। तो अब बोल रहे हैं क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा ना, ये इनिशियल हो गया, बराबर, ये इनिशियल हो गया, वर्क डन इनिशियल हो गया। अब मुझे ना वर्क डन फाइनल या एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और वर्क डन फाइनल की वैल्यू क्या होगी, ये होगा हाफ होगा। ठीक है, अगर आपको याद होगा ये k होगा, ये जो x होता है ना, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस व्हेन इट वाज स्टेशनरी ना, जब ये नेचुरल प्लेस से या जब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा उस प्लेस से जो नया पोजीशन होगा उसको मैं लेना। तो यहां से ये जो डिस्टेंस था वो x था, लेकिन अब अगर मैं सेकंड कंडीशन लूंगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया आपका, ये वैल्यू हो जाएगा आपका ये 2x हो गया ना, x प्लस x। तो आप मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां से यहां तक डिस्टेंस x है प्लस x हो गया, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट करेक्ट ना। यहाँ पे फाइनल मतलब आपने ऑलरेडी स्प्रिंग को x1 से स्ट्रेच किया, बाद में आप x2 तक लेके जाते हो, x1 के आगे। तो जो फाइनल वर्क डन होगा वो क्या होगा, या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा वो हाफ के, और टोटल एक्सटेंशन कहां से, जहां पर उसकी वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू, तो ये रेज टू 2। तो अभी से आपसे क्या हमने, तो ये हाफ हो गया, ये k हो गया, दिस इज 2x रेज टू 2। तो फाइनली क्या होगा, ये हाफ हो गया, k इंटू क्या होगा 4x स्क्वायर हो गया। तो अब आपके समझ में क्या आता है, 4 ले लो, ये हाफ के x स्क्वायर ले लो आप। ठीक है, अब अगर बहुत लॉजिकली देखोगे ना, हाफ के x स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाफ के x स्क्वायर की वैल्यू है 10, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 40 जूल हो गया। बट ये एक्चुअल वर्क डन नहीं है। एक्चुअल वर्क डन कैसे मिलेगा आपको, एक्चुअल वर्क डन इन सच केसेस व्हाट, फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन ना, या जो एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जो होगा ये फाइनल है, तो जो एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है 40 जूल, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो 10 है। तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है वो स्प्रिंग के अंदर, मतलब 10 जूल के बाद जब उसको स्ट्रेच किया है तो 30 जूल अमाउंट एनर्जी और उसके अंदर क्या हो गया, ऐड हो जाएगा। सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये जो क्वेश्चंस हमने की ये तो बहुत बेसिक लेवल का हो गया टू अंडरस्टैंड कि ना क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम ना स्प्रिंग के ही न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, थोड़े से हायर ऑर्डर के न्यूमेरिकल लेके आएंगे और जो काफी लॉजिकल होंगे। सो आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।